बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार कादरी। कोई माने या ना माने, मगर ये तासुर मजबूत हो रहा है कि हर गुज़रते लम्हे के साथ खान साहब की इक़्तिदार पर गिरफ्त कमज़ोर पड़ती जा रही। ना हुकूमत संभल रही है, ना उनकी अपनी जमात के लोग उनसे संभल रहे हैं, यानी पार्टी नहीं संभल रही। बात तब्दीली के कीड़े से इख्तलाफात के कीड़े तक जा पहुंची है। अरकान एक दूसरे की पोल पट्टियाँ खोल रहे हैं। पार्टी में इख्तलाफात खुलकर सामने आ चुके हैं। फवाद चौधरी जहांगीर तरीन और असद उमर पर बरस रहे हैं, तो फयाजुल हसन चौहान फवाद चौधरी पर बरस रहे हैं। अख्तर मेंगल की हुकूमती इत्तेहाद से लहदगी के बाद फवाद चौधरी और तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली ने सारी हकीकत खोल कर रख दी है। काबीना के इजलास में भी वज़रा एक दूसरे से उलझ रहे हैं, इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं, और कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि जहांगीर तरीन भी मुतहरक हैं, वो भी पीछे बैठ कर डोरियाँ हिला रहे हैं। स्टैब्लिशमेंट भी इस हवाले से मुनकसम नजर आती है। एक बड़े हिस्से का रुझान अपोजिशन की तरफ नजर आता है, जबकि दूसरा धड़ा कमजोर हुकूमत को अपने लिए सूदमंद समझ रहा है। लेकिन हकीकत यही है कि तब्दीली महज एक ख्वाब बनकर रह गई है और तब्दीली का तस्वर अमली तौर पर खत्म होकर रह गया। हुकूमत के लिए वाहिद उम्मीद अब भी यही समझी जा रही है कि वो अपनी परफॉर्मेंस या कारकर्दगी को किसी तरह बहुत आइडियल कर ले, और हर गुजरते लम्हे के साथ ये उम्मीद भी मान पड़ती जा रही है। इत्तेहादियों से ज्यादा हुक्मरान जमात के अंदर गिले शिकवे पाए जा रहे हैं। अब हालत ये है कि लोग ये सवाल करने लगे हैं कि खान साहब या उनकी जमात लोगों की उम्मीदों पर पूरा क्यों नहीं उतर सकी, जो उन्हें इक़्तिदार में तब्दीली के लिए लाए थे। बादी नज़र में हुकूमत को सियासी मुखालिफिन से ज्यादा अपने अंदर से इख्तलाफात का खतरा है, यानी अंदरूनी इख्तलाफात हावी हो रहे हैं। इस सूरत हाल में अपोजिशन जो अभी तक खुलकर सामने नहीं आई, लेकिन हुकूमती हलकों में अब भी ये तस्वुर है, ये तासुर है कि अपोजिशन पूरी तरह मुतहरक है और ताकतवर हलकों से उनके मुस्तकिल राब्ते हैं, और इन्हीं राब्तों की वजह से तहरीक इंसाफ के अंदर इख्तलाफात को हवा दी जा रही है। टीम से ज्यादा अब कप्तान की कारकर्दगी पर सवाल उठ रहे हैं। खान साहब अपनी टीम को तो बता रहे हैं कि उनके पास 6 माह का वक्त है, तो इस हवाले से भी मुख्तलिफ राय पाई जाती है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि खान साहब 6 माह की मोहलत का पता नहीं दे रहे, बल्कि ये मोहलत वो अपने लिए मांग रहे हैं कि मजीद 6 माह दिए जाए तो हम कारकर्दगी बेहतर कर लेंगे। अब हुक्मरान जमात पर इस वक्त सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म मीडिया का वो हिस्सा कर रहा है जो खुद तब्दीली की धुन पर धमाले डाला करता था। आज वही मीडिया हुकूमत से सवालात पूछ रहा है और जवाब में उस पर भी मुतासब होने के इल्ज़ाम लग रहे हैं। इसकी एक मिसाल नदीम मलिक के शो में शहबाज गिल के रिएक्शन से नजर आई। पार्टी से बड़ी हाई होप्स थी, खास तौर पर जो अर्बन मिडिल क्लास थी और जो यूथ थी एजुकेटेड, हमारी ये अच्छे अंग्रेजी स्कूलों से पढ़ के वो बच्चे तमाम इमरान खान के सपोर्टर थे। उनकी उम्मीदें टूटी हैं 2 साल में, क्यों? अच्छा नदीम भाई, पहले तो बसद एहतराम मैं आपसे एहतजाज करूंगा। जो आपका आज का शो का फॉर्मेट है वो बहुत ही बाइस्ड है। आप, मुझे उम्मीद है, मुझे बात करने का मौका देंगे, इस पे अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करने का मौका देंगे। एक तो बिल्कुल आपकी ये एडिटोरियल आपकी बेहतरीन जजमेंट है और आपको बिल्कुल करनी चाहिए कि आपको क्लिप्स सिखाने चाहिए, मुझे मेरे से जवाब लेने चाहिए। आपको एक पीटीआई के ऊपर क्रिटिकल प्रोग्राम करना चाहिए, यहाँ तक बिल्कुल दुरुस्त है। उसके साथ आपने 2 अपोजिशन बिठाए हुए हैं, तो अगर आपका 36 मिनट का शो है उसमें से 20 मिनट या 15 मिनट आप क्लिप चला रहे हैं, बाकी 8 से 10 मिनट आप अपोजिशन दे रहे हैं, तो ये हुज्जत तमाम करने के लिए आपने बीच में मुझे भी बिठाया हुआ है। ये मुनासिब नहीं है। चलिए, आपने प्रोटेस्ट कर लिया, मेरे सवाल का जवाब भी दे दें। था तो मुझे या किसी और को, जी मैं देता हूं, लेकिन मेरी पहले बात तो पूरी सुन लेना। या अगर आपको इस तरह का शो करना था, एंटी पीटीआई या क्रिटिकल ऑन पीटीआई, तो फिर पीटीआई से एक बंदा लेना चाहिए था। आपका अपना शहबाज साहब, आपको अगर जर्नलिज्म से वाकफियत हो तो आपको एक चीज पेश नजर रखनी चाहिए। आप यूनिवर्सिटी में पढ़ाते भी रहे हैं, एंटी या प्रो चीज जर्नलिस्ट के लिए नहीं होती। ये माजरत के साथ आप अपनी कुछ अंडरस्टैंडिंग इस इशू को बेहतर करिए। मुझे आपके इस कमेंट से अफसोस हुआ। ऐसा ना करें ना, जब आप एक काम करेंगे तो उसका जवाब भी लेना पड़ेगा ना। मैं आपका अदब करता हूं, आप सवाल का जवाब दें, आप डिक्टेट नहीं करें। लेकिन जहां मेरी प्रोफेशनल ड्यूटी है, तो देखें ना, जहां मेरी प्रोफेशनल ड्यूटी है, पास करें ना। डोंट क्लोज माय माउथ नाउ। लेट मी से दैट दिस वाज अ वेरी नाइस शो। आप जवाब दें, लेकिन वो चीजें ना कहें जो अनएथिकल है, वो मत कहें। ये बिल्कुल जर्नलिस्टिकली ये बैलेंस शो नहीं था। मैं आपका बहुत एहतराम करता हूं, मैं बार बार कह रहा हूं। चलिए, आपकी राय होगी, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दे दें। बिल्कुल जर्नलिस्ट एथिक्स के ऊपर ये पूरा नहीं उतरता था। अगर आपको पूरे का पूरा
एंटी पीटीआई। आप अगर सवाल का जवाब दे दें प्रोग्राम के एंड पे जाके अपने बाकी चीजें खुद ही देख लीजिएगा, आपको एहसास हो जाएगा, लेकिन आप मेरे सवाल का जवाब दें। नदीम मलिक साहब, मुझे पूरे का पूरा लग रहा है नदीम मलिक साहब नहीं बैठे, ये नून या पीपीपी हमारा एहतसाब कर रही है, जो पूरे का पूरा एंटी पीटीआई शो है। अल्लाह आपको हिदायत दे, अल्लाह आपको हिदायत दे। अब सबसे अहम और संजीदा सवाल यही है कि कौम के एक बड़े हिस्से को मायूसी और नाउमीदी के अंधेरों से निकालने की बजाय उन्हें मजीद जिस गर्दाब में फंसा दिया गया है, जिस हाई होप के साथ खान साहब को लाया गया था और जो लोग लेकर आए थे उसमें इदारे भी थे, उसमें नौजवान भी थे, उसमें पढ़े लिखे लोग भी थे, अब वो सब अगर किसी और गर्दाब में घुस गए हैं तो इसका जिम्मेदार कौन है और उसमें से इन्हें निकालेगा कौन? हुक्मरान जमात पर जब भी मुश्किल पड़ती है तो अपोजिशन की शामत आ जाती है। ख्वाजा आसिफ के हवाले से ये खबरें ज़ेर गर्दिश थी कि वो मुतहरक हैं और उनके ताकतवर हलकों से बहुत राब्ते हैं, तो उसका नतीजा ये निकला कि नैब को ख्वाजा आसिफ याद आ गए हैं और उन्हें 28 जून को तलब कर लिया गया और ये सिलसिला इक्तबात से जारी है। बदकिस्मती से ये तासुर बहुत कवी हो चुका है कि नैब हुकूमत के इन्फ्लुएंस में है और आज़ाद अदारा नहीं है। हुकूमत जिस तरफ इशारा करती है उसे उठाकर अंदर किया जाता है। ख्वाजा आसिफ की तलबी भी ये बताती है कि इस बार भी कुछ ऐसा ही है। ख्वाजा आसिफ को अपने 2-4 रोज़ पहले असम्बली में देखा तो वो खास से गन गरज के साथ बरसे थे, तो अब उनको टफ टाइम देना तो बनता है। तो ज़राए के मुताबिक नैब ने ख्वाजा आसिफ को कैंट हाउसिंग सोसाइटी केस में तलब किया। उन पर इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने मौजूदा ज़मीन से ज़ायद ज़मीन फ़रोख्त की है। ख्वाजा आसिफ पर इख्तियारात से तजावज़ करने का इल्ज़ाम भी है और इस केस में सिर्फ ख्वाजा साहब नहीं है बल्कि उनकी फैमिली के और भी बहुत से लोग शामिल हैं, यानी अहले हाना के नाम भी शामिल हैं। और एक रोज़ पहले फवाद चौधरी के बयानात ने हलचल मचाई और अब खुद हुक्मरान जमात के अरकान असम्बली गिले शिकवे करते दिखाई दे रहे। आज राजा रियाज ने भी एक अहम बयान दिया, देखते हैं कि उन्होंने हामिद मीर साहब के साथ प्रोग्राम में क्या कहा। सवाल पूछना जी कि हम मुंतखब नुमाइंदे हैं, क्या ये बात दुरुस्त है कि हमारी तजलील होनी चाहिए? मैं तो बिल्कुल भी नहीं कहूँगा। मैं तो हमेशा से जो मुंतखब अरकान कौमी असम्बली हैं और सेनेटर्स हैं, मैं तो चाहता हूँ और हमेशा कहता हूँ कि उनको तरजीह दी जानी चाहिए। अब मैं आगे आपकी बात का जवाब दूँ। मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ कि हमारी तजलील हो रही है। आपकी तजलील होती है? तजलील हो रही है। कौन करता है? हर जगह हो रही है। ब्यूरोक्रेसी दफ्तरों में जाते हैं वहाँ होती है, असेंबली में जाते हैं वहाँ होती है। असेंबली में कौन करता है आपकी तजलील? बस आप समझ लेना। आप वजीरों की तरफ इशारा कर रहे हैं। वजीर तो हमें इंसान ही नहीं समझते। मैंने आपको एक लफ्ज़ कह दिया है कि शराज साहब मुंतखब नुमाइंदे हैं, मैं मुंतखब नुमाइंदा हूँ, MNA हूँ। मैं आपको ईमानदारी के साथ कह रहा हूँ कि इस वक्त हमारी तजलील हो रही है और हमारा दिल नहीं करता कि हम दफ्तरों में जाएं, असेंबली में जाएं, लोगों को मिलें, क्योंकि ना हम लोगों का कोई मसला हल कर पा रहे हैं, ना हम लोगों की जो इनफरादी मसले हैं हल कर पा रहे हैं, ना इज्तिमाई मसले हल कर रहे हैं, ना जो उनकी रोज़मर्रा की मुश्किलात हैं वो दूर कर रहे हैं, ना उन्हें सुई गैस में कोई रिलीफ दे रहे हैं, ना हमें बिजली में कोई रिलीफ दे रहे हैं। कोरोना आया है उसमें हमें जिस तरह हमें डिलीवर करना चाहिए था, मेरी अर्ज़ सुन ले, असास प्रोग्राम चला है, हाँ, उसमें यह पाबंदी थी कि MNA नहीं। देखिए, पानी हमेशा ढलान की तरफ बहता है। जब लीडरशिप आवाम को कुछ नहीं समझती, आवाम उन्हें जाहल और गवार लगते हैं, गुजरा आपस में एक दूसरे की टांगे खींचने में मसरूफ़ है और ओहदों के लिए लड़ रहे हैं, आवाम से ज़्यादा कुर्सी की लड़ाई में उलझे हुए हैं, तो फिर MNA और MP बेचारे की क्या हैसियत रह जाती है? कल तक जो दूसरों को कुछ नहीं समझते थे, आज उन्हें यह शिकवा है कि उन्हें अपने भी कुछ नहीं समझ रहे। वज़ीर आज़म से आवाम को शिकवा है कि वो हुकूमत के मामलात को नहीं समझते, वुज़रा एक दूसरे को कुछ नहीं समझते, अरकान असम्बली को वुज़रा कुछ नहीं समझते। तो खान साहब को वज़ीर आज़म बनाने के लिए जो लोग उनकी पार्टी से बाहर से लैंड कराए गए, जिन्हें इलेक्शन में कामयाब करा के पार्टी का हिस्सा बनाया गया, आज वही लोग ये गिले शिकवे कर रहे हैं कि उनकी पार्टी में कोई वैल्यू नहीं है। फवाद चौधरी और उसके बाद राजा रियाज ने हुक्मरान जमात के अंदर की सूरत हाल खोल दी है। तो दरअसल ये खान साहब और उनकी जमात के खिलाफ मेरे नज़दीक तो एक बहुत बड़ी चार्जशीट है। खान साहब को चूँकि वज़ीर-ए-आज़म बनने का शौक़ था, जल्दी भी थी और उनके दोस्त उन्हें ये कह भी रहे थे कि जो कुछ मिलता है उस साथ मिला लें, इलेक्टेबल को साथ ले लें, तो उन्हें जो मिला या उन्हें जो दिया गया उन्होंने साथ मिला लिया। बदले में आने वालों को भी केक में से हिस्सा मिल गया।
तो असल जो सौदा था वो तो केक में से हिस्सा था, यानी इक़्तिदार का हिस्सा था। तो ये इज्जत का सवाल कहाँ से आ गया और तजलील कहाँ से आ गया? और तजलील का गिला शिकवा करने वाले वो जरा खुद सोचे वो क्या कर रहे हैं। यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो और भी हम मौज़ूआत है। पाकिस्तान में लोड शेडिंग बढ़ गई और कोरोना मुसलसल तबाहियाँ फैला रहा है। इसके अलावा त्यारा हादसे की तफसीली रिपोर्ट आज कौमी असम्बली में पेश कर दी गई। ये सब बातें डिस्कस करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं इफ्तिखार काज़मी। सियासी माहौल में बड़ी तेज़ी आई हुई है और ख़ासकर हुक्मरान जमात के अंदर हुक्मरान जमात के वज़रा, अरकान असम्बली और हमायती मीडिया सभी गिले शिकवे कर रहे हैं और सभी बात बात की बोलियां बोल रहे हैं। हमारे दोस्त हैं, उनको भी तब्दीली का बड़ा शौक़ था, वो भी कुछ फरमा रहे हैं, ज़रा उनकी भी सुनते हैं। वॉच दिस। जारी कर दिया, असद उमर साहब अपनी जगह बना रहे हैं और अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं, ये बातचीत चल रही है और यही आज हमने उसका रिफ्लेक्ट देखा है वफाकी काबीना के इजलास में। और जब वफाकी काबीना के इजलास में एक वज़ीर खड़ा हो जाता है और दूसरा उसको बिठाने की कोशिश करता है, प्राइम मिनिस्टर उसको हाथ से पकड़ के अपने कमरे में ले जाता है, तो ये चीज़ थी, ये चल रहा है। आप बताएं। नहीं तो आपने कंक्लूजन क्या किया फिर? कंक्लूजन आप बताएं ना, कि मैं तो आपको खबर दे रहा हूँ कि ये है मेरे ख्याल में जी। नहीं अब मैं नहीं, मेरी कोई बात नहीं हुई असद उमर से जी, लेकिन मैं ये नहीं हल्फिया कह सकता हूँ कि वो कोई लॉबी नहीं कर रहे। और शाह महमूद कुरैशी जो है वो एक प्रोमिनेंट आदमी है और वो भी बेईमान नहीं है। मैंने कई दफ़ा पहले कहा है, इमरान खान की तरह है। बिल्कुल सही बात है जी, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है ना पीटीआई का, इसके अंदर बोर्ड दे दरख्त, इमरान खान एक बोर्ड का दरख्त है, ये थले उन्हें ग्रो ही कख नहीं होने देता। यानी आप जो चाहते हैं, मैं वो यानी मैं कहना नहीं चाहता क्योंकि आप फिर आप आ जाते हैं कि ना जी इतनी दूर ना जाए। और मैं यही कह रहा हूँ, नाहल नालायक डाकू चोर जो है उनको आपने लगाया है और उनको अभी तक नहीं हटाया। उसकी वजह से ना आपकी गवर्नमेंट चल रही है ना पार्टी चल रही है। अब मैं उसमें क्या करूँ? तो मैं ये गवर्नमेंट तो है नहीं है। तो तब्दीली के शौकीन अब तब्दीली सरकार की नाकामियों पर मातम कर रहे हैं। जो ये कहते थे कि खान सब ठीक कर लेगा, वही लोग अब ये कह रहे हैं कि सारी खराबी खान साहब ने खुद पैदा की है और इमरान खान ने अपनी पार्टी में किसी को ग्रो नहीं करने दिया, किसी को लीडर नहीं बनने दिया। तो दूसरी तरफ ये भी शिकवा है कि चोर और डाकू लगा दिए गए हैं, उन्हें नहीं हटाया जा रहा। अब सवाल ये कि जब किसी की बास्केट में सारे अंडे ही गंदे हों तो वो बेचारा क्या करेगा? बदकिस्मती से खान साहब ने वज़ीर-ए-आज़म बनने के शौक़ में सारे गंदे अंडे बास्केट में भर लिए और दूसरा काम उन्होंने ये किया कि जो ताकतवर लोग थे, थोड़े बहुत समझदार लोग थे, उनका पार्टी से सफाया कर दिया। तो आसपास छोटे छोटे और बोने और ना तजर्बाकार लोग रह गए, जिनको डांट पड़े, बेइज्जती की जाए तो भी उनकी गैरत नहीं जागती। बेइज्जती भी हंस कर बर्दाश्त कर लेते हैं कि चलो हुकूमत में तो है। तो हाँ साहब का हमायती मीडिया तब्दीली तो भूल ही चुका है और बाइज्जत वापसी के रास्ते ढूंढ रहे हैं। अब हकीकत यह है कि तब्दीली, बहुत से लोग जो तब्दीली के शौकीन थे या तब्दीली की बातें किया करते थे, वो अब तब्दीली सरकार पर नुक्ताची है, क्योंकि उनको भी शायद ये लग रहा है कि जो तवक्कुआत और उम्मीदें खान साहब ने कौम को दी थी उन पर वो पूरा नहीं उतर रहे। और वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कल ये इंकशाफ किया था कि पार्टी के अंदर जो बड़े लीडरान हैं, असद उमर, जहांगीर तरीन और शाह महमूद कुरैशी, उनमें आपस में इख्तिलाफात हैं जिनकी वजह से पार्टी को नुकसान पहुंचा। फ़याद हुसैन चौहान जो कि पंजाब के वज़ीर इत्तलात हैं, उन्होंने फवाद चौधरी की इस बात पर खासी नाराज़गी का इजहार किया। क्या कहते हैं फ़याद हुसैन चौहान, ज़रा उनकी भी सुनते हैं। इमरान खान साहब के अलावा किसी लीडरशिप को कोई नहीं मानता जाना, और जितने सीनियर लीडर का इन्होंने नाम लिए हैं सारे के सारे इमरान खान साहब की क़यादत में मुतहद और मुतफिक हैं। असल मसला ये है कि फवाद चौधरी साहब को है कीड़ा। वो कीड़ा क्या है? वो कीड़ा है हर वक्त इख्तलाफ करने का और इनडिसिप्लिन्ड और इर्रेस्पॉन्सिबल एटीट्यूड इख्तियार करने का। ये पिछले टोटल 8 साल 9 साल की इनकी जो हिस्ट्री है पॉलिटिक्स से आप देख लें, ये टिक के किसी जगह पे बैठ ही नहीं सकते, ये डिसिप्लिन्ड एटीट्यूड के साथ रह ही नहीं सकते। दिल दुखा हुआ पूरी पीटीआई के वर्कर्स का, पीटीआई की जनाब सेकंड लीडरशिप का टीयर, जो सेकंड टीयर है, फर्स्ट ईयर की लीडरशिप का। कोई तरीका है यार कि आप मीडिया पे आके
ये जनाब चौकोर चौराहों पे आके आप अपने खानदान की और अपनी जात की और अपने जनाब पार्टी की और अपनी हुकूमत के मामला, आप मिनिस्टर हैं, आप जो अपने आप को बड़ा सुकरात बुकरात और रस्तू और जालिनूस बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो भाई अगर आप समझते हैं कि पार्टी नाकाम है, वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब अपनी टीम बनाने में और जो भी इन्होंने चवले मारी हैं अपने इंटरव्यू में, तो भाई रिजाइन कर दो। फयाद हसन चौहान साहब फरमाते हैं कि फवाद चौधरी के अंदर कीड़ा है। तो मेरा फयाद हसन चौहान साहब को एक मशवरा है कि अब आप किसी तकरीब में जाएं तो एहतियातन हेलमेट वेलमेट पहन के जाएं। क्या पता फवाद चौधरी भी उसमें मदऊ हों और 2 बंदे वो पहले ही फड़का चुके हैं, ये ना हो कि हैट्रिक के लिए उन्हें तीसरा शिकार भी मिल जाए। मैं ये तो नहीं कहता कि फयाद हसन चौहान गलत कहते हैं या उनकी बात दुरुस्त है या फवाद चौधरी की बात वजन है, ये तहरीक इंसाफ के अंदरूनी मामलात हैं, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि कीड़ा मुनासिब लफ्ज़ नहीं, इसकी बजाय वो कुछ और भी कह सकते थे। तो बात फवाद चौधरी के इंकशाफात की नहीं है। आज फयाद हसन चौहान ने फवाद चौधरी के अंदर कीड़ा तलाश कर लिया है, कल को कोई और चीज़ दरियाफ्त कर लेंगे। तो लोग तो ये समझते थे कि हुक्मरान जमात में सिर्फ तब्दीली का कीड़ा है, लेकिन अब यूँ लगता है कि और भी कई इक़साम हैं जो एक एक करके सामने आ रही है और सूरत हाल ये कि सारे ही एक दूसरे के कपड़े उतारने में लगे। वैसे तो कहते हैं हमाम में सारे नंगे होते हैं, तो कुछ इसी किस्म की सूरत हाल इस वक्त भी नज़र आ रही है। और चीनी का बहरान, आटे का बहरान, गंदम का बहरान, पेट्रोल का बहरान, और फिर ये कैसे ना होता कि बिजली का भी बहरान ना आता। तो आजकल बिजली का बहरान फिर से शुरू हो गया। मुल्क भर में गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है। कराची और लाहौर समेत बड़े बड़े शहरों में लोड शेडिंग का दौरानिया 4 से 6 घंटे है और देही इलाकों में तो इससे कहीं ज़्यादा है। शहरी इलाकों में खुसूसन रात के वक्त लोड शेडिंग ने शहरियों की ज़िंदगी अजाब करके रख दी है। साबका दौरे हुकूमत के आखिरी साल में, यानी नवाज शरीफ के आखिरी जो 1-2 साल थे, उसमें तकरीबन लोड शेडिंग ख़त्म हो गई थी और बिजली की जो कंपनियाँ थी वो इजाफी पैदावार कर रही थी। तो गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला काफ़ी हद तक रुक गया था, जो अब 2 साल के वक्फे के बाद फिर से अचानक बढ़ गया है। कराची में लोड शेडिंग के हवाले से तो KSE का मौक़िफ़ ये कि उन्हें बिजली की पैदावार के लिए गैस की किल्लत का सामना है। हालांकि गैस वाफर मिकदार में मौजूद है, लेकिन KSE कहती है जी हमें गैस नहीं मिल रही, और गैस चूँकि सिंध से निकलती है और KSE को मिलना कोई बड़ी बात नहीं, तो ये भी एक मतलब बहाना ही लगता है। और मतलूबा मिकदार में गैस न मिलने की वजह से अब कराची में घंटों लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। और गर्मी, आपको पता खुदा की पनाह इस वक्त मौसम गर्मा है और हाई टेम्परेचर चल रहा है, ये हाई टाइम है गर्मी का, और लोड शेडिंग के कोई औकात कार भी मुकर्रर नहीं है, यानी कब बिजली चली जाए ये नहीं पता। लोड शेडिंग तो होती है कि आप एक टाइम, एक दौरानिया, एक शेड्यूल दे देते हैं कि फ़लाँ से फ़लाँ वक्त तक लोड शेडिंग होगी, तो लोग कोई ना कोई इसका ऑल्टरनेट अरेंज कर लेते हैं। लेकिन यहाँ तो बिल्कुल कोई पता नहीं कि कब बिजली चली जाए। अब लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 45 से 1 घंटा तक है, लेकिन इसका भी कोई शेड्यूल नहीं है। दर्जा हरारत लाहौर में 40 से 43 डिग्री और से ऊपर जा रहा है, और लोग आजकल, आपको पता है कि लाहौर के बहुत से इलाके इनमें स्मार्ट लॉकडाउन है, लोग घरों में मुक़य्यद हैं, बाहर जा नहीं सकते, क्वारंटीन में है, क्वारंटीना में है और आइसोलेट हैं। तो बिजली अचानक चली जाए तो फिर क्या करेंगे लोग? तो गर्मी से बुरा हाल है। अब लोड शेडिंग बढ़ने की वजह से एक बार फिर लोगों ने स्टोर रूम में अपने वो जो UPS से बैटरियां थी वो फेंक दी थी। तो लोड शेडिंग अब ख़त्म हो गई, तो UPS या बैटरियां, ये जनरेटर, इनकी ज़रूरत नहीं रही थी, तो लोगों ने स्टोर रूम में फेंक दिए। अब वो ढूंढे जा रहे हैं USP किधर, UPS किधर है, बैटरियाँ किधर हैं, जबकि मार्केट में UPS और बैटरियों की मांग में इजाफा होने के बाद उसके रेट भी बढ़ गए हैं। और कल मैंने पता किया तो पता चला कि बैटरियों के तो दाम ऑलमोस्ट जो है वो 30, 40, 50% जो है वो बढ़ गया, और शॉर्टेज अलग है, यानी मिल भी नहीं रही। तो मुतासरीन लोड शेडिंग के मुताबिक, यानी जो लोग मुतासर हैं वो तो एक अरसे से लोड शेडिंग देखते आए हैं, मुशर्रफ के दौर में, फिर पीपल पार्टी के दौर में, और फिर मुस्लिम लीग नून के इब्तदाई 2-3 सालों में। तो लोग आदी तो एक अरसा रहे, लेकिन पिछले 2-3 साल से लोगों को लोड शेडिंग की जो आदत है वो ख़त्म हो गई थी, भूल गए थे कि लोड शेडिंग भी होती है। तो गुजारिश ये करनी है कि लोड शेडिंग आप करें, लेकिन उसके औकात कार मुकर्रर करें ताकि लोग ज़हनी तौर पर तैयार रहें। लेस्को ज़रा ये कहते हैं कि गर्मी में इजाफा हुआ है, इसकी वजह से लोगों ने AC चलाए तो बिजली की मांग बढ़ गई है, जबकि हमारी मालूमात के मुताबिक तो बिजली की जो पैदावार है वो इजाफी पैदावार है। अब पैदावार कंपनियों से अदायगियों का मसला चल रहा है, यानी पेमेंटों का मसला है, इसी वजह से बिजली की किल्लत हो रही है, सप्लाई उन्होंने कम कर दी है या हुकूमत ले नहीं रही,
बिजली मौजूद होने के बावजूद बाइंग नहीं की जा रही, जिसकी वजह से लोड शेडिंग का सिलसिला दोबारा शुरू कर दिया गया है। तो एक तो लोड शेडिंग यानी वो जो बहरान दर बहरान का एक सिलसिला चल रहा था, उसमें माशाल्लाह अब एक और इजाफा हो गया है और बिजली का भी बहरान जो है, और ये खदशा है कि अगले चंद दिनों में ये बहरान बढ़ेगा क्योंकि इसका दुरानिया बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे लेंगे ब्रेक और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे और भी अहम मौज़ूआत आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय, मैं इफ्तिखार काज़मी। आगे बढ़ते ऑन द फ्रंट में गुफ्तगू कर रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म के तर्जमानों में से एक तर्जमान है सदाकत अब्बासी, उनकी भी गुफ्तगू सुनते हैं। इतनी जो क्रिटिसिज्म हो रही है वो क्यों हो रही है? वॉच दिस। ये आपने टेक्नोक्रेट्स लिए, आप लोग कहाँ पे हैं? आप लोग तो है ही नहीं। डिसीजन मेकिंग आपके पॉलिटिशियंस के पास थोड़ी है। टेक्नोक्रेट्स या अनइलेक्टेड लोग, ये तो एक फैक्ट है, उन्होंने वो फैक्ट बताया है और आप कह रहे हैं कि वो आपसे एग्री नहीं करते। तो आप रियलिटी को ही फेस नहीं कर रहे सदाकत अली अब्बासी साहब। चलें, आपने उनकी बात को इतना बात सुना है तो उनकी बाकी बातें भी सुने कि इमरान खान साहब में और बाकी पाकिस्तान की लीडरशिप में इतना गैप है। इमरान खान इतने बड़े हैं कि उनके फैसलों में इतनी ताकत है कि वो जिसको चाहें लगाएं, जिसको चाहें हटाएं। दो शख्सियात का नाम लिया आपने, फवाद चौधरी की भी जो वजारत थी जहां वो थे वो परफॉर्म नहीं कर रहे, तो कोई कमाल नहीं है। असद उम्मद की भी जो वजारत, ये कोई कमाल नहीं है। जिसको चाहे लगाएं, जिसको चाहे उतारें, ये कोई कमाल नहीं है। मेरिट पे लगाना होता है, मेरिट पे उतारना होता है, ये तो कोई कमाल नहीं है। उन्होंने ये भी बताया कि पार्टी जब से बरसर इक़्तिदार आई, इमरान खान साहब पार्टी के अंदर झगड़े खत्म कराने में नाकाम रहे एज लीडर। उनके वजीर खजाना को फलां ने फारिग करा दिया, फिर फलां ने फारिग। तो ये क्या लीडरशिप है? व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ लीडरशिप? देखे ना अभी, अब आप पहले फवाद की जो पूरी बात, पहले तो मैंने कहा फवाद की अपनी राय है, मैं उनसे एग्री नहीं करता, लेकिन अगर फवाद की राय को भी बात कर लें तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि इमरान खान इज सो स्ट्रॉन्ग इन हिज लीडरशिप कि वो जिसको चाहे लगाएं, जिसको चाहे हटाएं। नहीं कहा इसको उसने लगाया और उसको उसने हटाया, ये उनकी अपनी बात है। लेकिन कम अज कम यहाँ कोई इसहाक डार साहब होते ना कामरान, तो कोई उनको हटा ना सकता। यहाँ कोई अगर शहबाज शरीफ होते ना, बड़े भाई थे, उनको हटा ना सकता। पॉलिटिकल पार्टी है। देखिए, इस वक्त हुकूमत पर जितनी तनकीद हो रही है उसमें जो सबसे अहम बात है वो खास साहब की कायदाना सलाहियतों के हवाले से है। अब किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन बाकी जो सियासी जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी या नवाज शरीफ या जरदारी, उनकी कायदाना सलाहियतों पर कोई सवाल नहीं था। उन पर दूसरे दर्जनों इल्ज़ाम थे, लेकिन लीडरशिप पर कोई दो राय नहीं। हाँ साहब पर तो असल सवाल ही लीडरशिप का उठ रहा है, यानी लगाकर हटाना, हटाकर लगाना, हुकूमत चलाने का है एक बहाना, बस यही सिलसिला चल रहा है। तो खान साहब की सारी ज़िंदगी का तजर्बा क्रिकेट और क्रिकेट में सियासत का है, तो क्रिकेट में भी वो सियासत करते रहे, धड़े बनाकर क्रिकेट खेलते रहे। इसके बावजूद वो कौमी हीरो समझे जाते रहे क्योंकि उन्होंने रिजल्ट अच्छा दिया था। लेकिन हुकूमत के लिए जिस मुस्तकिल मिजाजी की ज़रूरत है, वो बार बार खिलाड़ी बदलने से ना तो टीम चलती है ना हुकूमत चलाई जा सकती है, तो वो मुस्तकिल मिजाजी की कमी नज़र आती है। तो बुनियादी गलती खान साहब की यही है, जो कहा जाता था ना जी, जो खान साहब की क्वालिटी बताई जाती थी कि वो एक अच्छे कप्तान है, वो टीम बना सकते हैं। उन्होंने टीम बनाई, 92 का वर्ल्ड कप जीत लिया। तो अब बुनियादी जो गलती नज़र आती है, जो जिसका इतराफ़ किया जाता है कि जी वो अच्छी टीम नहीं बना सके, यही उनकी बेहतरीन स्किल समझी जाती थी कि वो एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन के साथ एक अच्छी टीम बना लेंगे। लेकिन यहाँ भी इन्हें नाकामी हुई। अब उनके साथ काबिल लोगों की वैसे भी किल्लत थी, इतने ज़्यादा काबिल लोग उनके साथ थे नहीं। जो 2-4 लोग थे उन्हें भी उन्होंने काबिल भरोसा नहीं समझा, तो फिर उसी वजह से लोगों की लॉयल्टी नहीं बन पाई। अब ये लॉयल्टी फैक्टर भी हुकूमत के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हुकूमत तो काबिल और ज़हीन लोगों ने मिलकर चलाना होती है, लेकिन ख़ासकर अगर वो लॉयल हों, यानी अवाम से लॉयल हों या अपने लीडर से लॉयल हों, तो फिर उनकी परफॉर्मेंस लेवल अप हो जाती है। हाँ, सबको सिर्फ एक काम करना था कि काबिल लोग ढूंढने थे और उन पर मुश्तमिल टीम बनाते, ज़हीन लोगों को साथ रखते जो उन्हें अच्छे मशवरे देते। लेकिन अगर आप दोनों चीज़ें देखें तो ये दोनों काम उन्होंने नहीं किए। खुद सिर्फ उन्हें काबीना की निगरानी करनी थी, लेकिन बदकिस्मती से उन्हें एक ही काम आता था कि जैसे ही ग्राउंड में जाना है तो मैच खेलना है, तो मैच खेलने की आदत पड़ी हुई है। और 2 साल से वो अपोजिशन के साथ मैच खेलते जा रहे हैं। और अब बात करते हैं कराची के त्यारा हादसा की। उसकी रिपोर्ट आज कौमी असम्बली में पेश कर दी गई। इस रिपोर्ट में भी पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को हादसे का जिम्मेदार करार दिया गया है। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक
कोताही पायलट और एयर कंट्रोलर दोनों जानिब से हुई। पायलट के ज़हन पर कोरोना सवार था, दोनों पायलट के ख़ानदान कोरोना से मुतासर थे और दौरान परवाज़ वो हाजिर दिमाग नहीं थे। ये बात आज वज़ीर हवाबाजी ने कौमी असम्बली को बताई। रिपोर्ट में कहा गया है कि पायलट ज़रूरत से ज़्यादा खुद एतमादी का शिकार थे और फोकस ना होने की वजह से यह हादसा हुआ। वफाकी वज़ीर गुलाम सरवर के मुताबिक एयर कंट्रोलर ने 3 बार पायलट को ऊंचाई से मुतल्लक आगाह किया, लेकिन पायलट ने एयर कंट्रोलर की हदायत को नज़रअंदाज किया। पायलट ने फाइनल अप्रोच पर किसी तकनीकी खराबी की निशानदही नहीं की, जबकि जहाज रनवे से 2000 फुट पर होना चाहिए था, लेकिन जहाज 7000 फुट की बुलंदी पर था। वॉइस रिकॉर्डर पर मौजूद एयर कंट्रोलर ने पायलट को कहा कि आप ऊंची उड़ान पर हैं, एक चक्कर लगाकर आए, जबकि 10 नॉटिकल माइल्स पर लैंडिंग गियर खोले गए और 5 नॉटिकल माइल आने पर ये गियर बंद कर लिए गए। वफाकी वज़ीर गुलाम सरवर खान ने मजीद कहा कि बदकिस्मती से PIA के 40% पायलट्स के लाइसेंस जाली हैं और पायलट को भर्ती करते हुए मेरिट को नज़रअंदाज किया गया है, जबकि हुकूमत ने जाली लाइसेंस रखने वाले पायलट के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। तो गुलाम सरवर खान ने मजीद बताया कि इस हादसे में 29 घर तबाह हुए हैं, अब उन्हें ऑल्टरनेट दिया जा रहा है, जबकि जाबाक होने वाले अफराद में को फीकस 10 लाख रुपये दिए जा रहे हैं। आज इसमें जो सबसे अहम बात यह थी कि हुकूमत ने इस बात का एहसास किया कि पायलट्स जो है ना, ये जाली डिग्रियाँ, जाली लाइसेंस, जालसाजी जो है ना माशरे के अंदर, ये बहुत हद तक है। और हुकूमत जो खास को जो लाया गया था उसमें का बुनियादी नुक्ता ये था कि वो ये सारी खराबियाँ दूर करेंगे। ये सारे जो सिस्टम के अंदर छोटी छोटी खराबियाँ, बड़ी खराबियाँ तो अपनी जगह हैं, लेकिन छोटी छोटी खराबियाँ ग्रास रूट लेवल पे वो भी एड्रेस नहीं की गई। बड़ी खराबियाँ तो बड़ी दूर की बात है कि आपने इदारे ठीक करने थे, ये जो छोटी छोटी खराबियाँ कि लोग मेरिट पे भर्ती नहीं हुए, जाली लाइसेंस है। अब पायलट भी अगर जाली डिग्री के साथ या जाली लाइसेंस के साथ वो पायलट है तो फिर हादसे का तो इम्कान जो है वो बढ़ जाता है। इस पर अगर गवर्नमेंट इन एक्शन है तो ये बड़ी अच्छी बात है। ये दूसरे इदारों को भी देखना चाहिए। ये मामला बड़ा संगीन है कि ना तजर्बाकार लोग और फिर ये जालसाजी से जो लोग मुसल्लत किए जाते हैं, खा वो हुकूमत में मुसल्लत किए जाए, खा वो इदारों में मुसल्लत किए जाए, वो जाली लोग जहाँ भी होंगे वो कभी भी किसी को फ़ायदा नहीं पहुँचा सकते। अपनी ज़ात को फ़ायदा तो ज़रूर पहुँचा सकते हैं, लेकिन दूसरों के लिए हमेशा नुकसान का बायस बनते हैं। इसी को हम अपोज करते हैं कि मेरिट हो और जालसाज ना हो, हकीकी हो, उनके अंदर जितनी भी पोटेंशियल है, जितना उनको आता है, कम अज़ कम वो चीज़ आपके सामने हो और उसकी एबिलिटी के मुताबिक अगर आप उनसे परफॉर्म कराएं तो फिर परफॉर्मेंस से आपको मायूसी नहीं होती। लेकिन जालसाजी जो है वो आपकी उम्मीदों को बहुत हाई कर देती है कि बंदा झूठ बोल बोल के और जालसाजी से वो खुद को बहुत बड़ा आदमी साबित करता है, बड़ा तजर्बेकार साबित करता है, बड़ा ज़हीन साबित करता है। प्रैक्टिकली चूँकि उसने काम किया नहीं होता, वो क्वालिफाई करता नहीं है, तो फिर वहाँ पे नाकामी आती है और फिर कौम के हिस्से में या मायूसी आती है या फिर इस तरह के हादसात देखने को मिलते हैं, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और अब एक अफसोसनाक खबर, हज़ारों सहाफ़ियों के उस्ताद प्रोफेसर मुगीसुद्दीन शेख कोरोना के बायस इंतकाल कर गए हैं। मुगीसुद्दीन शेख साहब काफ़ी अरसे से अलील थे और बताया जाता है वेंटिलेटर पे थे। प्रोफेसर मुगीसुद्दीन शेख पंजाब यूनिवर्सिटी के शोबा अबलागियात के डीन भी रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने गोबल यूनिवर्सिटी डेरा इस्माइल खां से दरस व तदरीस का आगाज़ किया था और सहाफ़त में बहुत से लोग जो कि जामिया पंजाब से पढ़े हुए हैं वो प्रोफेसर मुगीसुद्दीन शेख साहब से वाकिफ़ हैं। वो एक इंतहाई मुशफ़क़ और बड़े ही बाइल्म आदमी थे और हज़ारों सहाफ़ियों ने उनसे इस्तिफ़ादा हासिल किया हुआ है। उनकी मौत जो है वो बड़े ही उससे अफसोस हुआ है। अल्लाह ताला उनको भी गरीक़े रहमत करे। कोरोना की वजह से हमने देखा कि बहुत ही अहम हस्तियाँ पिछले चंद रोज़ में हमसे जुदा हो गई हैं। अल्लामा तालिब जौहरी, मुफ्ती नईम और अब प्रोफेसर मुगीसुद्दीन शेख, ये बड़े लोग हैं, बड़ा नाम है इनका, एक अपना मुकाम है। तारिक अजीज़ भी शामिल थे। तो नामवर हस्तियाँ जिन्होंने आम लोगों के ऊपर बहुत ही गहरा असर छोड़ा है, वो कोरोना की वजह से हमसे जुदा हो रही है। तो अल्लाह ताला हम सब पर अपना रहम करे और जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं उनके नाम तो इस दुनिया में यकीनी तौर पर रहेंगे उनके काम की वजह से, लेकिन अल्लाह ताला उनको अपने जवार रहमत में जगह दे। तो गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से तकरीबन 3892 नए केसेस सामने आए। 60 अफराद जामक हुए। 1,88,926 मुतासर अफराद हैं।
हलाकतों की तादाद बढ़कर अब 3755 है। यानी पाकिस्तान में तकरीबन 3755 लोग कोरोना के बाइस हलाक हो चुके हैं। सिंध में कोरोना केस की तादाद अभी सबसे ज़्यादा है 72,656, पंजाब में 69,656 और पख्तूनख्वा में यानी खैबर पख्तूनख्वा में 23,388, बलूचिस्तान में 9,634, इस्लामाबाद में 11,843 और आज़ाद कश्मीर में 892। सबसे ज़्यादा जानी नुकसान हाई कैजुअलिटी रेट जो है वो लाहौर के अंदर है, जहाँ पे अब तक 1516 अफराद इस वबा से लुक़्मा अजल बन चुके हैं। सिंध में 1124, खैबर पख्तूनख्वा में 855, बलूचिस्तान में 106, इस्लामाबाद में 108 लोग हैं। इसके अलावा SOPs की खिलाफ वर्जी पर लाहौर के मज़ीद 7 इलाके आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं, जिनको आज रात से 12 बजे से 1 हफ्ते के लिए मुकम्मल सील करने का हुक्म दे दिया गया। इन इलाकों में गुलशन रावी, फैसल टाउन, वॉल्ड सिटी यानी अंदरूनी सिटी का इलाका, गुलबर्ग, मॉडल टाउन, DHA और गार्डन टाउन के इलाके शामिल हैं। इस्लामाबाद में भी आज से मज़ीद कई इलाके सील किए जा रहे हैं। सेक्टर G61, G62, G72 और G10-4 सील कर दिए जाएंगे। शहरियों को शेख खुर्दनोशी और दीगर इक़दाम के लिए वक्त दे दिया गया कि आज शाम तक वो चीज़ें इकट्ठी कर लें। हुकूमत ने 15 जुलाई से मुल्क भर में जामियात खोलने पर गौर शुरू कर दिया है। हायर एजुकेशन कमीशन को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया गया है, जबकि यूनिवर्सिटियों से भी सिफारिशात मांग ली गई हैं। पंजाब हुकूमत ने कोरोना से जाँ बहक अफराद की तदफीन के लिए SOPs में नरमी कर दी है। SOPs में नरमी के तहत वर्सा, गुसल, जनाजे और तदफीन में शामिल हो सकेंगे, जबकि वर्सा मैयत का मुंह भी देख सकेंगे। अलबत्ता मैयत को चूमने या छूने की इजाज़त नहीं होगी। तिबी माहिरीन ने मुल्क भर में कोरोना से मुतल्लिक़ खतरे की घंटी बुझा दी है और जुलाई अगस्त तक मुतासर अफराद की तादाद 40 लाख तक पहुँचने का खदशा जाहिर किया गया है। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 93,59,000 लोग जो है वो मुतासर हुए हैं, जबकि 4,79,889 लोग हलाक हो चुके हैं। अमेरिका में अब तक 1,23,475 लोग इसके बायस मर चुके हैं। भारत में कोरोना वायरस से 14,483 हलाकतें हुई हैं, जबकि इटली में कोरोना वायरस की वबा से मजमूई तौर पर 34,657 लोग चल बसे। तो ईरान में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 9,863 हो गई है, जबकि कोरोना के कुल केसेस 2,09,970 है। सऊदी अरब में भी अब तक तकरीबन 1,346 जो है वो कैजुअलिटी रिपोर्ट्स हुई हैं। आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे मज़ीद खबरों, तबसरों, तस्जीयों के साथ। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय से इफ्तिखार काज़मी को इजाज़त दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें।